करेंगे आप इस पार्टी का जिसका गृह मंत्री बोल रहा है कि मिनिमम वेजेस एक्ट लग चुका है और हमारे जो कर्मचारी हैं वो कह रहे हैं हमें तो तनख्वाह वैसे ही। सरकार की ये बोल रहे थे काला धन जितना भी भारत का स्विस बैंक्स में है वो हम वापस ले आएंगे और जितना पैसा आएगा उससे 15-15 लाख सबके अकाउंट्स में डालेंगे। काला धन तो लाते। आप कह रहे थे कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस लिस्ट नहीं निकाल रही, इनको तो स्विस बैंक ने लिस्ट भी दे दी, लेकिन ये अभी भी नाम नहीं बता रही वो कौन कौन से लोग हैं जिनका काला धन स्विस बैंक से था कि जो फाइल्स के लिए आपको पैसा मिल रहा था 150-150 करोड़, आज की समय में वो फाइल पास हो चुकी हैं कि रुकी हुई हैं। अब गवर्नर चेंज होने के बाद वो फाइलें भी चेंज हो गई या वो फाइल अभी भी रुकी है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। 6,600 करोड़ का काला धन स्विस बैंक में था और आज की डेट में 2020 के खत्म होने के बाद 20,700 करोड़ का काला धन स्विस बैंक करते हुए मलिक जी करप्शन के अगेंस्ट हैं। तो सबसे पहले तो जो करप्ट नेता बीजेपी का आरएसएस का उस टाइम पे मंत्री था जिनके बारे में बोल रहे थे उनका नाम लेना चाहिए। मुझे लगा सत्यपाल मलिक जी नहीं लेंगे, अमित शाह जी आ रहे हैं जम्मू वो लेंगे और वो करप्ट को क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनानी है तो उसको बाहर निकालेंगे, कोई नाम नहीं लिया। असली स्विस बैंक के गवर्नर से मेरी कोई जान पहचान नहीं है, इसलिए मैंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। ज्वालामुखी फटेगा और ज्वालामुखी जब नेक्स्ट इलेक्शन आएगी उसमें जब उस ज्वालामुखी का जो शेप है, ज्वालामुखी का जो अंदाज है बीजेपी को मिल जाएगा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप भारत और पाकिस्तान के मैच के बाद जो बवाल हुआ है और जिस तरह से जिन लोगों ने पाकिस्तान का समर्थन किया था, जिस तरह से उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, ये लोग अब उन लोगों के उन बच्चों के समर्थन में आ रहे हैं। आज भी कई जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं कश्मीर के अंदर और ये कहा गया है कि ये कश्मीरियत के साथ गलत कर रहे हैं, उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं, सारे दरवाजे जो हैं वो बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा स्कूल्स के कॉलेजेस के नाम जो हैं वो अब गवर्नमेंट की तरफ से चेंज किए जा रहे हैं और जो हमारी पर्सनैलिटीज़ हैं जो शहीद हुए हैं उनके नाम पर स्कूल्स के नाम रखे गए हैं। कई नाम्स जो हैं वो डिस्प्ले भी हो गए हैं, हमारे पास लिस्टें भी आ गई हैं। इसके अलावा ब्लैक मनी को लेकर कांग्रेस यूथ की तरफ से आवाज़ उठाई गई थी और आज हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हैं उदय बानू चिब जो यूथ कांग्रेस के प्रधान हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने क्या मैच जीता, यहाँ तो बवाल ही हो गया है। कई सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई भी हो रही है क्योंकि वो समर्थन कर रहे थे पाकिस्तान को। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, अगर हम हिंदुस्तानी हैं, इंडिया में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, तो हमारा सिर्फ किसी डर से नहीं, दिल से हमें भारत माता की जय बोलना चाहिए और भारत का समर्थन करना तो कोई ये सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर भी भारत में रह के अगर आप भारत को सपोर्ट ना करोगे तो थोड़ा दुर्भाग्य समझूंगा। इसमें कार्रवाई हो रही है तो इसमें मुझे लगता नहीं कि कुछ गलत है, लेकिन साथ ही साथ ये भी मैं कहना चाहूँगा कि ये जो मैच हुआ, एक इस समय हमारे जो सिपाही हैं, जवान हैं भारत इंडियन आर्मी के, उनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, वो शहीद हो रहे हैं। इवन सिलेक्टिव किलिंग्स कश्मीर में हो रही हैं, सिविलियंस, इनोसेंट सिविलियंस निहत्थे जो हैं उनको मारा जा रहा है। जो 1990 में होता था वो अब यहाँ पे हो रहा है पाकिस्तान के द्वारा, जिसमें पाकिस्तान बैकअप कर रहा है जी। इतने बुरे हाल में क्या मजबूरी थी बीसीसीआई की या अमित शाह के जो पुत्र हैं उनकी कि आपको यहाँ पे मैच पाकिस्तान के साथ खेलना ही था? सबसे पहले तो आपको बॉयकॉट करना चाहिए था। एक तरफ पाकिस्तान हम पे हमला कर रहा है, छुप छुप के मिलिटेंट अटैक्स करा रहा है, और दूसरी तरफ आप उनके साथ क्रिकेट खेल रहे हो। तो मुझे ये समझ नहीं आया बीजेपी की पॉलिसी, क्योंकि अगर यहाँ तक मुझे लगता है इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ खेलना बनता ही नहीं। आपको नहीं लगता कि मैच के बाद जो परिणाम निकले हैं उसमें कई लोग हमारे भारत के अंदर डायग्नोज हुए हैं जिनकी विचारधारा भारत से नहीं मिलती, पाकिस्तान से मिलती है? ये सही नहीं हुआ? ये सही हुआ, मतलब जो लोग भारत माता के साथ या भारत की विचारधारा के साथ नहीं है वो डायग्नोस अभी से नहीं पहले से हैं। लेकिन उसके लिए इस समय में ये जो टाइमिंग है जब इनोसेंट लोगों की किलिंग हो रही है, वो लोग जो कश्मीर में तिरंगा फहरा रहे थे, वो लोग जो कश्मीर में भारत का प्रचंड फहरा रहे थे, भारत माता की जय कह रहे थे, उनकी किलिंग्स हो रही हैं जिसको रोकने में बीजेपी नाकाम रही। और इस समय में ये किलिंग्स पाकिस्तान करवा रहा है और इस समय में आप उनके साथ हाथ मिलाकर क्रिकेट खेल रहे हैं। ये मुझे लगता है थोड़ा अपमान होगा उन सिपाहियों का भी जो शहीद हुए और उन लोगों का भी जिन्होंने जान दी भारत के लिए। मैच खेलना नहीं चाहिए था, खेलना ही नहीं चाहिए था। आगे अगर फाइनल में होगा दोबारा तो मुझे तो लगता है अपना स्टैंड रखना चाहिए। क्रिकेट भारत से बड़ा नहीं है, क्रिकेट हमारे देश के जो सिपाही शहीद हो रहे हैं उनसे बड़ा नहीं है, क्रिकेट हमारे देश के जो लोग हैं जिनकी जानें दी उनके बलिदान से बड़ा नहीं है। कई लोग
उन लोगों के समर्थन में, उन बच्चों के समर्थन में आए हैं जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे, और वो कह रहे हैं कि कश्मीरियत की आवाज़ दबाने की कोशिश है, उनका नाम खराब करने की कोशिश है, और उन बच्चों को छोड़ दिया जाए, माफ़ कर दिया जाए। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो कानूनी तौर पे जो बनता है वो तो कानून को अपना रवैया तो अपनाना ही चाहिए, क्योंकि ये सीरियस बात है। आप भारत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं भारत में रह के, तो ये तो एक इशू ऑफ कंसर्न है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं, शरेआम देखने को मिली हैं। एक बड़ा गंभीर विषय है जिसमें भारत सरकार को सोचना पड़ेगा। आप सत्ता में होते तो आप भी ऐसे कार्रवाई करते, या फिर कहते कोई बात नहीं, वोट तो आ ही रहे हैं? सीधी सी बात है, हम सत्ता में होते तो ऐसा चीज़ होती ही नहीं। हम सत्ता में थे तो 64-65% डेमोक्रेसी, इतनी परसेंटेज वोटिंग पोलिंग हुई कश्मीर में। आज की डेट में 1-1.5% से ज़्यादा पोलिंग नहीं होती। तो जब हम थे तो तब ऐसी चीज़ें ही नहीं होती और ना हुई। तो ये आज थोड़ी ना, जैसे ही मोदी सरकार आई तो उसी समय ये लोग, इनकी विचारधारा बदल गई और ये पाकिस्तान की विचारधारा पर चल पड़े। ये तो जब आपकी पार्टी सत्ता में थी, जब यहाँ पर कश्मीर की कई पार्टी सत्ता में थी, तब की ये फल फूल रहे हैं। तो इसमें प्रोत्साहित तो किया गया है, आपकी तरफ से हो या नेताओं की तरफ से, किया तो गया है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा शरेआम, ऐसा कभी पहली बार हमने देखने को मिला है कि सीधे पाकिस्तान के नारे बज रहे हैं इंस्टीट्यूट्स में। पहले तो ऐसी चीज़ें कभी बाहर नहीं आई। और दूसरा, अगर बोल रहे हैं कि इन चीज़ों को हम कांग्रेसी सरकार में इन चीज़ों को बढ़ावा दिया गया, तो नहीं। ये कांग्रेस के समय मैं सबसे बड़ा उदाहरण दूंगा, जो पत्थरबाज थे, जो पत्थर मारते थे, किसी बीजेपी वाले पे नहीं, किसी एनसी या कांग्रेसी पे नहीं, वो पत्थर मारते थे सीआरपीएफ आर्मी वालों पे। तो हज़ारों पत्थरबाजों को जेल में डालने का काम कांग्रेस ने किया। सालों से वो जेल में थे। और जैसे ही बीजेपी पीडीपी की सरकार आई, तो बीजेपी ने, जब उनके गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी थे, 7,300 पत्थरबाज जो सालों से कांग्रेस के समय में अंदर थे, उनको छोड़ने का काम बीजेपी ने किया। ये सपोर्ट करना होती है। जो लोग हमारी आर्मी वालों के ऊपर पत्थर मारते हैं, उनको आप जेल में, जो जिन्होंने कांग्रेस के समय जो जेल में, उनको आप जेल से बाहर निकाल दो। ये उन लोगों को सपोर्ट करने का काम होता है, जो कांग्रेस ने किया वो नहीं। मतलब आप जितने भी आपने जेल में डाले होंगे, उसके बावजूद भी पत्थरबाजी रुकी नहीं, लेकिन बीजेपी ने तो ये बंद करवा दी। लेकिन क्या हुआ, आपने पत्थरबाजी बंद करवा के सिलेक्टिव किलिंग सिविलियंस की शुरू कर दी। तो मुझे समझ से बाहर है कि मैं इसका दुख प्रकट करूं या बीजेपी को शाबाशी दूं या उनको मुबारकबाद दूं। मतलब आपको लग रहा है बीजेपी सही डायरेक्शन में नहीं है? अरे, अगर भारत को चलाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, अगर भारत में कुछ गलत हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार को लेनी है। आप ऑपोजिशन को तो नहीं कह सकते कि 70 साल में कुछ ऐसा हुआ था इसलिए अभी आज हम नाकाम है। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई 1990 के बाद की जो सिविलियंस हैं उनके ऊपर अटैक किया जाए, लेकिन अभी अटैक शुरू हो चुका है। किसके कारण हो रहा है, किसकी जिम्मेदारी है? अपनी जिम्मेदारी से तो भाग नहीं सकते, इसमें कौन सी दो राय है। हर एक भारतीय को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में उनकी। चलिए, इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा कि स्कूल्स के, कॉलेजेस के नाम जो हैं वो चेंज किए जा रहे हैं, और जो शहीद हैं हमारे, या हमारे एरियाज़ के, इलाके के जो पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके नाम पर रखे जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं गवर्नमेंट के इस फैसले को? देखिए, आप शहीदों के नाम पे स्कूल का नाम रखिए, कॉलेजेस का नाम रखिए, रोड्स का नाम रखिए, चौकों का नाम रखिए, बहुत अच्छी बात है, सराहनीय काम है। लेकिन आप ये सुरक्षित कीजिए कि आप सुनिश्चित कीजिए कि जिस चीज़ का नाम आप किसी शहीद पे रख रहे हो, वो चीज़ सही से काम भी कर रही है कि नहीं। उन शहीदों को लोग या बच्चे तब पहचानेंगे जब वहाँ पे बच्चे जाएंगे भी, जब वहाँ की अच्छी हालत होगी, वहाँ पे टीचर पढ़ाने जाएंगे भी। पहले आप ये सुनिश्चित कीजिए कि वहाँ पे टीचर्स जो हैं अपना काम कर रहे हैं, या जिस तरह से हम देख रहे थे हज़ारों टीचर स्ट्राइक में हैं और वो अपने को वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं कर रहे, वो अपनी मजबूरियाँ जो हैं उनके लिए सड़कों में हैं। जब तक आप वहाँ पे पढ़ाने का काम नहीं होगा, एक स्कूल का प्राइमरी वर्क है वहाँ पे शिक्षा दी जाए हमारे देश के बच्चों को, ताकि भारत का बेहतर भविष्य जो है वो सुनिश्चित हो। लेकिन जब वहाँ पे अच्छे तरह से काम नहीं होगा, वहाँ पे जो मिड डे मील है, अच्छा उनको भोजन नहीं मिलेगा, वहाँ पे अध्यापक अगर पढ़ाएंगे नहीं, वो स्ट्राइक्स में रहेंगे, तो बहुत दुख की बात है। सिर्फ नाम बदलने से तरक्की नहीं होगी हमारे देश की। हमें जो जिम्मेदारी आपको इस देश की जनता ने दी है वोट देकर, आपको जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी। सिर्फ नाम बदल दोगे और सोचोगे सब कुछ हो गया, नहीं, अपनी काम भी कीजिए। तो नाम तो आपकी पार्टी की तरफ से नहीं बदले गए, उसके पीछे कोई कारण था? नाम बदलना, आप सिर्फ अगर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हो, आप एक जर्नलिस्ट हो और आपको अगर ये बड़ा सनसनी लगता है कि नाम बदलने से बहुत बड़ी बात होगी, अगर आपने कभी इस चीज़ में कवरेज की हो कि अगर कांग्रेस समय मिड डे मील में खाना कैसा मिल रहा था,
अगर नहीं भी मिल रहा था तो आप कांग्रेस को या सरकार को जगाने का काम कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण ये है कितनी लोगों की, कितने बच्चे वहां पढ़ने जा रहे हैं, कितने अध्यापक वहां पढ़ा रहे हैं, कितने सिंसियरली काम कर रहे हैं। अगर इस चीज में हम ज्यादा जोर देंगे, प्राइमरी चीज स्कूल में क्या है, स्कूल का नाम नहीं, स्कूल में हमारे देश के बच्चे अच्छे से पढ़ें, आने वाले समय में आर्मी ऑफिसर्स बने, आर्मी में जाएं, आईपीएस बने, आईएएस बने, अच्छे नेता बने, वो काम है। लेकिन आप नाम जरूर बदल दीजिए। मैंने वेलकम किया आपने शहीदों का नाम पे रखा, लेकिन वहां पे बच्चे ही ना जाएं, वहां टीचर पढ़ाए नहीं और हम सर्टिफिकेट लेने की हमने नाम बदल दिया इसलिए फिर से हमें वोट दे दो, तो ये जिम्मेदारी से भागने का काम होगा और ये आपका भी कर्तव्य है। सिर्फ नाम बदलने के साथ साथ आप ये भी पूछिए कि वहां पे कितनी अटेंडेंस रह चुकी है। जब कांग्रेस का समय था तो कितने स्टूडेंट थे, आज उसी कक्षा में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने टीचर्स वहां पढ़ा रहे हैं और कितने लोग वहां नहीं जा रहे और कितने लोग वहां पे स्ट्राइक्स कर रहे हैं। पिछले 4 सालों से स्ट्राइक में है जो टीचर, जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस में है, रहबत तलीम से लगे हैं, उनका कोई सोल्यूशन नहीं है और वो सड़कों में है। अगर टीचर सड़कों में है तो कक्षा में कौन पढ़ा रहा है हमारे देश के बच्चों को? ये सवाल बड़ा सवाल है। नहीं तो उस तरफ ध्यान नहीं आपको लग रहा है कि सरकार दे रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, अंदर किस तरह की क्वालिटी परोसी जा रही है एजुकेशन की, वो उस तरफ ध्यान नहीं है, खाली नाम वाम चेंज कर रहे हैं। अगर उस तरफ ध्यान होता तो टीचर आज भी सड़कों में नहीं होते। अगर उस तरफ ध्यान होता तो मिड डे स्कीम्स का क्या चल रहा है, किस तरह से उनकी क्वालिटी इंश्योरेंस हो रही है, उस पर कोई ध्यान देते। लेकिन वैसा नहीं है, आज भी टीचर सड़कों में है, तो जाहिर सी बात है कोई बातचीत नहीं हो रही। कौन से टीचर्स सड़कों पे हैं? रहबत तलीम के जो कंट्रेक्चुअल्स हैं, अगर आपको लग रहा है वो सेटिस्फाई हो चुके हैं बीजेपी सरकार से, जो सो कॉल्ड गवर्नर एलजी चला रहे हैं वो बीजेपी ही सरकार है। अगर आपको लगता है, अगर आपने उनसे वार्तालाप किया और आपको लग रहा है वो सेटिस्फाई है, तो मेरे लिए भी ये खबर होगी। आप ही जवाब दे दीजिए इसका। नहीं नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट करके आए थे, जो भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा उसके आधार पर उनको बाहर निकाला गया, तो ये सही नहीं था। मिनिमम वेजेस की बात भी शायद वो कर रहे थे, वो अगर आपको पता हो। वो तो गृह मंत्री आए थे, उन्होंने कहा हमने लागू कर दिया। लागू कर दिया है और धन्यवाद, गृह मंत्री ने कहा कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया है। आपके पास कोई भी ऐसा, चाहे वो जेई हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल में लगा हो, चाहे जितने भी टेम्परेरी लगे हो, उन्होंने आपको बताया कि हमारी जो तनख्वाह है मिनिमम वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंगली मिल रही है। कम से कम जिस दिन मैं काला धन का प्रोटेस्ट करने गया था 3-4 दिन पहले, उसी दिन कितने कॉन्ट्रैक्चुअल से मैं बोला ये मुद्दा जरूर उठाइएगा। मिनिमम वेजेस एक्ट बोल कर गए हैं अगर गृह मंत्री, तो ये लगा है। ये बहुत बड़ा प्रश्न आपने पूछा है, मिनिमम वेजेस एक्ट क्या लग चुका है जम्मू कश्मीर में? अगर गृह मंत्री बोल के गए हैं तो उनकी बात का वजन होना चाहिए, सिर्फ जुमलेबाजी नहीं चलेगी। जो पास्ट का अटैक, जो ट्रैक है उनका, जुमलेबाजी करके चले जाते हैं। ये आपको सवाल पूछना पड़ेगा सरकार से, क्या मिनिमम वेजेस एक्ट लग गया है? क्योंकि जो एम्प्लॉयज हैं उनको तो अभी भी रो रहे हैं। कई एम्प्लॉयज से हमने बात की तो उन्होंने कहा नहीं, हमें ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं मिला सभी है। ने कहीं क्या, सभी ने ये बोला। और एक इतने भी कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, किसी ने भी ये नहीं बोला कि हमारी तनख्वाहें बढ़ चुकी हैं। 2,500 हज़ार में, 5-5 हज़ार में एसपीओ लगे हुए हैं पुलिस में, और उनकी ट्रांसफर जो है डोडा से किश्तवाड़ हो जाए, श्रीनगर हो जाती है। इतनी तनख्वाह नहीं मिलती जितना उनको किराया लग जाता है। तो ये पता करने की तो कैसे विश्वास करेंगे आप इस पार्टी का, जिसका गृह मंत्री बोल रहा है कि मिनिमम वेजेस एक्ट लग चुका है और हमारे जो कर्मचारी हैं वो कह रहे हैं हमें तो तनख्वाह वैसी नहीं मिल रही, तो किस तरह से विश्वास किया जाएगा? चलिए, इसके अलावा आपने एक प्रदर्शन किया था जिसमें आपने ब्लैक मनी का इशू उठाया था और ये कहा था कि ब्लैक मनी जो बाहर के स्विस बैंकों में बंद है वो वहीं पर है, वापस नहीं ला पाई गवर्नमेंट। तो क्या क्या लग रहा है इसके पीछे कारण साफ है, क्योंकि ये मोदी सरकार थी, ये बोल रहे थे काला धन जितना भी भारत का स्विस बैंक्स में है वो हम वापस ले आएंगे और जितना पैसा आएगा उससे 15-15 लाख सबके अकाउंट्स में डालेंगे। चलो, हमें नहीं चाहिए 15 लाख, लेकिन कम से कम आप काला धन तो लाते। आप कह रहे थे कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस लिस्ट नहीं निकाल रही, इनको तो स्विस बैंक ने लिस्ट भी दे दी, लेकिन ये अभी भी नाम नहीं बता रही वो कौन कौन से लोग हैं जिनका काला धन स्विस बैंक में है। चलो, कुछ मजबूरियां रही होंगी, कुछ फंडर्स होंगे आपके जिनका नाम नहीं बताना चाहते, वो भी मान लिया। सबसे दुर्भाग्य की बात है, जिस तरह से बीजेपी कहती है 70 साल में ये हो गया, 70 साल में देश को लूट लिया कांग्रेस ने। गलत हुआ कि 6,600 करोड़ तक का काला धन स्विस बैंक्स में 2019 के अंत तक था, जिसमें बीजेपी की भी 5 साल की सरकार थी, मोदी जी के टाइम की और अटल जी के टाइम की भी। 2019 में भारत का 6,600 करोड़ का काला धन स्विस बैंक में था और आज की डेट में 2020 के खत्म होने के बाद 20,700 करोड़ का काला धन स्विस बैंक में है। ये इतना दुगने से ज्यादा उछाल कहां से आया? ये काला धन जो है ये कहां से गया? 2020 में ऐसा क्या किया बीजेपी सरकार ने कि लोगों ने इतना ज्यादा काला धन कमाया? और इस तरह एक तरफ पूरे देश के लोग रो रहे हैं,
कोरोना के कारण, इनकी गलत नीतियों के कारण जिनके घर, जिनकी नौकरियां चली गई, खाने को पैसा नहीं, खाने को कुछ नहीं मिल रहा, पैसा नहीं है जेब में, और कुछ लोग इतनी करप्शन कर चुके थे कि जो काला धन है बैठे बैठे स्विस बैंक्स में 6,600 करोड़ से 20,700 करोड़ हो गया एक साल में। ये आंकड़े आपने कहाँ से निकाले हैं? ये आंकड़े स्विस बैंक के हैं, हिंदुस्तान टाइम्स में आए हैं, इस साल ही आए हैं, वो आप चेक कीजिए। मतलब पेपर के आधार पे आप बात कर रहे हो, आपने पर्सनली कोई इस पे इन्वेस्टिगेट? पर्सनली स्विस बैंक के गवर्नर से मेरी कोई जान पहचान नहीं है, इसलिए मैंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, लेकिन हाँ, हिंदुस्तान टाइम्स जो एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल न्यूज़पेपर है उसमें आए हैं। मेरी जो मोबाइल में अभी भी लिंक पड़े हैं, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगा। इसके अलावा गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने भी कहा कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर करप्शन जो है वो पीक लेवल पे, बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और रोशनी एक्ट के कई लोगों ने यहाँ पर फ़ायदे लिए हैं। वो कैसे देख रहे हैं आप उनका बयान? देखिए, सत्यपाल मलिक जी का बयान थोड़ा मेरे को कंफ्यूजिंग इसलिए लगता है। एक तो उन्होंने कहा 150 करोड़ की रिश्वत मेरे को रिलायंस कंपनी ने देने की कोशिश की, और 150 करोड़ की रिश्वत मुझे जो आरएसएस का लीडर था, जो बीजेपी का मंत्री भी रह चुका था, उसने देने की कोशिश की। कोशिश नहीं, उनका बयान था कोशिश नहीं की, उनका जो उनके साथ जो व्यक्ति था उसने कहा मिल सकते हैं अगर आप चाहें तो, वो देने की किसी ने कोशिश नहीं की। नहीं, उन व्यक्ति को सपना नहीं आया ना, उस व्यक्ति को जो सत्यपाल मलिक जी के पास था उनको अप्रोच ही किया होगा ना। वो कोशिश ही होती है ना, जब हम अप्रोच करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, ये कोशिश, हिंदी में अप्रोच को कोशिश ही बोलेंगे, तो कोशिश ही की थी कि सत्यपाल मलिक जी के जो करीबी आदमी है उसके पास गए, कोशिश की कि आप उनको मनाइए। किसी कारण नहीं माने सत्यपाल मलिक जी। तो अगर सत्यपाल मलिक जी करप्शन के अगेंस्ट हैं, तो सबसे पहले तो जो करप्ट नेता बीजेपी का, आरएसएस का उस टाइम पे मंत्री था, जिनके बारे में बोल रहे थे, उनका नाम लेना चाहिए। मुझे लगा सत्यपाल मलिक जी नहीं लेंगे, अमित शाह जी आ रहे हैं जम्मू, वो लेंगे, और वो करप्ट को, क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनानी है तो उसको बाहर निकालेंगे। कोई नाम नहीं लिया। उसके बाद सत्यपाल मलिक जी ने एक चीज़ ज़रूर बोली कि लेकिन मुझे मोदी जी पे विश्वास है कि मोदी जी ने इनको बढ़ावा नहीं दिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर आपने करप्शन को रोकने का काम जम्मू कश्मीर में कर रहे थे, मैंने आपकी बात मान भी ली, तो मोदी जी ने आपका साथ क्यों नहीं दिया? दूसरी बार आपने एक बयान ये भी दिया था कि मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को बचाकर जम्मू कश्मीर से आया हूँ, नहीं तो मेरे ऊपर कोई आरोप लग जाता, एनआईए का अटैक, ईडी का वो हो जाता, मेरे ऊपर कुछ ना आरोप लगाने की कोशिश कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से बच के आया हूँ। तो अगर आपके ऊपर मोदी जी का हाथ था तो आपको भागने की क्या जरूरत थी जम्मू कश्मीर से? उसमें वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और दूसरा एक और सवाल सत्यपाल मलिक जी से था कि जो फाइल्स के लिए आपको पैसा मिल रहा था 150 करोड़, आज की समय में वो फाइल पास हो चुकी है कि रुकी हुई हैं? अब गवर्नर चेंज होने के बाद वो फाइलें भी चेंज हो गई या वो फाइल अभी भी रुकी है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। टाइम के साथ वो कई बार हो जाती है पास, अब किसी को नहीं पता कि कौन सी फाइलें थी, क्या था वो। हाँ, नहीं, वो सत्यपाल मलिक जी को पता होगा कौन सी फाइलें हैं। तो ये भी एक सवाल उनको जवाब देना चाहिए कि आज की डेट में उन फाइलों का क्या स्टेटस है, क्योंकि अगर 150, 300 करोड़ की रिश्वत मिल रही है, जो दे रहे हैं, तो पक्का वो कुछ गलत काम ही था जिसके लिए दे रहे हैं। तो आज की डेट में वो काम हो चुका है, वो रिश्वत मिल चुकी है किसी और को और वो काम हो चुका है, या अभी भी वो काम रुका है, ये भी बताना। और वो कौन सा बीजेपी का नेता था जो 150 करोड़ इनको देना चाहता था, उसका नाम भी बताना जरूरी है। संघ का और बीजेपी का मंत्री था, जब वो पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी, ये भी उन्होंने बोला है। तो वो कौन था? जो मंत्री भी था और आरएसएस लीडर भी था। चलिए, इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यहाँ पर युवा जो हैं, लोग जो हैं, बहुत गुस्से में, एक लावा पनप रहा है और आने वाले समय में वो एक ज्वालामुखी का रूप लेगा और जब फटेगा तो फिर ना जाने कितनी तबाही आएगी। तो ये क्या देख रहे हैं आप, में भी कोई गुस्सा है? पूरे देश के युवाओं में गुस्सा है। जो युवा मोदी जी को वोट देकर आया, बीजेपी को वोट दिया, जब मोदी जी ने कहा कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, तो युवा को सोच थी, जो मैंने सोचा कि ये नेता आए हैं और ये 2 करोड़ नौकरियां डालेंगे, लगाएंगे, तो कुछ सोच समझ के वोट दिया था। आज 7 साल से ज़्यादा उनको प्रधानमंत्री बने हुए हो गए। अगर उनकी बात पर विश्वास किया जाए, 2 करोड़ नौकरियां हर साल, 14 करोड़ नौकरियां उन्हें हमारे देश के युवाओं को अभी तक दे देनी चाहिए थी। आप जानते हैं कितनी नौकरियां दे पाए हैं वो? 14 करोड़ माइनस 14 करोड़ से ज़्यादा युवा बेरोजगार हो गया है उनकी गलत नीतियों के कारण, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन बिना सोचे समझे हो, चाहे कोविड की जो अपना लॉकडाउन की बात हो, उसके कारण 14 करोड़ से ज़्यादा जो रोजगार है वो छिन चुका है युवाओं को। तो उनको गुस्सा क्यों नहीं आएगा? भाषण से पेट नहीं भरेगा। एक युवा है, उसके ऊपर जिम्मेदारी है अपने घर वालों, अपने माँ बाप को का ध्यान रखने की, अपने बच्चों का ध्यान रखने की, और जब उसके पास जॉब ही नहीं होगा तो किस तरह से रखेगा? तो आक्रोश तो आएगा ही। जिसके पास नौकरी नहीं है, जिसको आपने जो सपने दिखाए और बाद में पीठ कर दी उसके तरफ, तो उसको आक्रोश तो होगा ही। और हमारे देश का इकोनॉमी, हमारे देश का जीडीपी माइनस में चला गया, एक अपने आप में इतिहास है। हम जम्मू कश्मीर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 21% को क्रॉस कर चुका है, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। भारत का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये
50 साल में सबसे ज़्यादा ही अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो अगर एम्प्लॉयमेंट ही युवाओं को नहीं मिलेगा तो युवाओं को एक रोष तो आएगा, और क्या होगा। तो आने वाले समय में आप भी ये कह रहे हैं कि एक ज्वालामुखी फट सकता है। ज्वालामुखी फटेगा, और ज्वालामुखी जब नेक्स्ट इलेक्शन आएगी उसमें जब उस ज्वालामुखी का जो शेप है, ज्वालामुखी का जो अंदाज है, बीजेपी को मिल जाएगा। वो कह रहे हैं 60 सीटें आएंगी, 50 से ज़्यादा सीटें आएंगी यहाँ। तो 50 से ज़्यादा सीटें यहाँ इलेक्शन जब होगी तो बीजेपी के 50 से ज़्यादा सीट्स आएंगी। नहीं, वो तो पहले भी कह रहे थे कि उनको कितने पूर्ण बहुमत लेंगे, लेकिन नहीं मिला। हाँ, लेकिन जम्मू के लोगों ने विश्वास उन पर ज़रूर किया था। पहली बार इतना बड़ा मैंडेट किसी पार्टी को दिया था, लेकिन आप देख लीजिए मैंडेट करके उन्होंने क्या किया जम्मू के लिए। हमारी डोगरा स्टेट को तोड़ के यूटी बना दिया। यहाँ पे जब कांग्रेस के समय टोल नहीं हमने लगने दिया, लेकिन आपने यहाँ पे सरोवर में वही टोल बनाया। स्मार्ट मीटर्स आपने लगाए, बिजली का निजीकरण किया, मोटर व्हीकल एक्ट आपने यहाँ पे लगा दिया। जो आरसी 10,000 की बनती थी, आज 2-2 लाख रुपए देके वो आरसी बननी पड़ती है। जितने ट्रांसपोर्टर भाई हैं 3 लाख रुपए देके डाउन पेमेंट लेके वो ट्रक निकलवा लेते थे, आज 3 लाख की 4 लाख की तो सिर्फ आरसी ही बन रही है। तो हर जगह मुश्किलात तो जम्मू के लोगों को ही आई है। आप यहाँ पे रिलायंस के स्टोर्स खोल रहे हो, यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो यहाँ काम करते हैं, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज वाले हैं, उनको आपने काम गलत किया। 12,000 इंडस्ट्रियाँ थी 2019 में जब हमारी यूटी बनी, आज वो 7,000 रह गई है। मेरे ख्याल से 5,000 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। तो वो इंडस्ट्रीज भी बंद हुई, साथ ही साथ इंडस्ट्री में जो काम करने वाले युवा थे वो तो जम्मू के थे, उनका रोजगार भी गया है। तो आपने जितना कुछ किया वो जम्मू के साथ गलत किया। आपने कहा बहुत ज़्यादा निवेश आ जाएगा जब यूटी बनाया, कोई निवेश नहीं आया, इंडस्ट्रीज उल्टी से बंद हो गई। आपने कहा मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, मिलिटेंसी बंद करना दूर, आज सिलेक्टिव किलिंग शुरू हो चुकी है। आपने कहा करप्शन बंद हो जाएगी, करप्शन बंद करना दूर, अब तो हर एक चीज़ के लिए चरम सीमा पे करप्शन पहुंच चुकी है। अफसरशाही किसी की सुनने को तैयार नहीं है, अफसर कोई पूछने मांगने वाला नहीं है। 8 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, वो ठीक है? किस तरह से ठीक है? और 8 कर्मचारी से आपने याद दिलाया, कोविड के समय जो लोग इन्होंने लिए थे, मेडिकल स्टाफ इन्होंने लिया था, उनको इन्होंने कोविड के समय 3-4 महीने पहले लिया। उसके बाद इन्होंने महीने पहले ही, आपको पता होगा, जो जीएमसी के बाहर जो कर्मचारी थे वो धरना दे रहे थे, उनको बाहर निकाल दिया। पहला तो आपने उनको बाहर निकाल दिया गलत, उनको बिना कोई एड्रेस किए हुए आपने एक तरह से उनको जॉब देकर बाहर निकाल दिया, वो गलत। दूसरा, मैं बीजेपी से ये पूछना चाहता हूँ, ये कौन लोग हैं जिनको आपने नौकरी दी थी, जो कोविड में हमारी मदद कर रहे हैं, जो पेशेंट्स की मदद कर रहे हैं, डॉक्टर्स की मदद कर रहे हैं इलाज करने में, आपने उनको बाहर निकाल दिया। क्या बीजेपी ये लिख कर दे सकती है कोविड खत्म हो गया इस देश से? कल को फिर से अगर कोविड यहाँ पे फैल गया, आपने जो लोग जीएमसी में काम कर रहे हैं उनको बाहर निकाल दिया, तो कौन मदद करेगा उनकी? वापस लगा दिया ना, वापस लेकिन क्या रिस्पॉन्सिबल है? क्यों बाहर क्यों निकाला अगर वापस लगा दिया? मतलब आपने एक दिन बोला कि डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, बाहर के लोग यहाँ पे जॉब कर सकते हैं, फिर जब हम विरोध करते हैं तो आपने वापस लगा दिया। जब आपने कोई भी 300 SRO 202 लगाया, फिर आपने हटा दिया, क्यों लगाया? मंशा क्या है? ये तो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जम्मू कश्मीर में कि हाँ चलो ये कर देते हैं, पब्लिक चुप है तो हम दबा लेते हैं पब्लिक को, अगर पब्लिक करेगी तो हम वापस लगा दिए। चलिए, शुरू जहाँ से किया था वहाँ वापस जाएंगे। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के तहत बच्चों को, स्टूडेंट्स को बुक किया जा रहा है और कश्मीरी लीडर समर्थन कर रहे हैं। आप भी समर्थन कर रहे हैं? देखिए, समर्थन उसको करना चाहिए जो पत्थरबाजों को बाहर निकालते हैं, जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ भी करते हैं, उनको देश के संविधान के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। भारत में रहना है तो भारत के खिलाफ बोलेंगे तो ये तो मुझे लगता नहीं कोई भी देश इसको कबूल करेगा, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन बीजेपी को इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपकी सरकार है, यहाँ पे किलिंग शुरू हो गई, उन लोगों की किलिंग शुरू हो गई जो एंटी नेशनल नहीं थे, वो भारत माता की जय बोलते थे, वंदे मातरम बोलते थे, तिरंगा फहराते थे, उनको बचाने की जिम्मेदारी आपकी थी। अगर 30 साल बाद ऐसा हो रहा है तो जिम्मेदार कौन है? 30 साल पहले आप ही की नालायकी थी, जब वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो कश्मीरी पंडित भागकर आपने मजबूर किया कि भागकर जम्मू आए। रोक लेते तब, अगर आपको लग रहा था वीपी सिंह अगर गलत कर रहे हैं। 80 MPs से आपके 80 मेंबर पार्लियामेंट्स थे, आप आपकी सपोर्ट से वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। आपको अगर लग रहा था कि गलत कर रहे हैं वीपी सिंह, तो आपको तभी अपना समर्थन छीन लेना चाहिए था, लेकिन आपने ये गलत काम होने दिया, कश्मीरियों का पलायन होने दिया। और आज फिर से 30 साल बाद जब आपकी सरकार केंद्र में भी और यहाँ भी है, रिमोट कंट्रोल से चला रहे हो, फिर से सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं, तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है भारतीयों को बचाने की, भारत सरकार की है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये भी कह रहे हैं कि एक ज्वालामुखी है, एक क्रोध है युवाओं के अंदर, यहाँ के लोगों के अंदर, और वो क्रोध इसलिए है क्योंकि भाजपा की नीतियाँ ठीक नहीं हैं, जिसके कारण ये विरोध धीरे धीरे
बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में एक ज्वालामुखी ये भी कह रहे हैं कि फटेगी। लेकिन कई प्रश्न भी उठा रहे हैं। हमें लगता है कि आप लोग भी अपनी राय ज़रूर रखें कि किस तरह से देख रहे हैं जो प्रश्न इन्होंने रेज़ किए हैं भाजपा सरकार के ऊपर। आप अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।